Hello, my dear students. I hope you all are doing well. So, I'm making this next video for the next topic, synapse. In my previous lectures, I taught you about that nervous system of Hydra and nervous system of Planaria. Then we studied the cells of the nervous system, just my neurons or neuroglial cells we did. Now, next topic is synapse. Synapse शुरू करने से पहले simple thing है that you should know that our nervous system it controls almost everything in our body. Whether it is a feeling of hunger, feeling of thirst, movement of our muscles, sensation of smell, everything is controlled by the nervous system. I'm giving you a very simple example. Suppose you are walking somewhere and while walking, some thorn it got pricked in your feet, in your foot. ठीक है? वो जब कांटा लगता है पाँव में, what immediately response your body shows? You just retract your foot. ठीक है? पीछे करते हो अपना पैर. और वो पैर पीछे करने का सिग्नल कहाँ से आता है? फ्रॉम द ब्रेन. तो इसका मतलब है पैर से मैसेज गया टुवर्ड्स द ब्रेन. तो इट मीन्स मैसेज फ्रॉम आवर वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वी ऑल नो न्यूरॉन्स दे कैरी दीज मैसेजेस. नॉट द सिंगल न्यूरॉन्स, नर्व जो होती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, एक न्यूरॉन से मैसेज आता है टुवर्ड्स द सेकंड, फ्रॉम द सेकंड इट गोज टू द थर्ड टू द फोर्थ. ठीक है? एंड साइनाप्स क्या है उसमें? साइनाप्स इज द जंक्शन पॉइंट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. ठीक है? जंक्शन पॉइंट को समझने के लिए देखो, मैंने लास्ट अपने वीडियो में आई शोड यू द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन. अगर याद होगा तो ऐसा डायग्राम बनाया था हमने, लाइक दिस. ठीक है? दिस इज द न्यूरॉन का साइटॉन, ये डेंड्रॉन्स है, डेंड्राइट्स हैं. सिंपल सा बनाऊंगी फटाफट से. ये इसका एक्सॉन था. ठीक है? दूसरा एक और न्यूरॉन बना रही हूँ. ठीक है? दिस इज न्यूरॉन 1, N1 लिख रही हूँ. दिस इज न्यूरॉन 2. सो मैसेज फ्रॉम द N1 इज गोइंग टू N2. ठीक है? और इन दोनों के बीच में ये एक जंक्शन पॉइंट है. ठीक है? जंक्शन पॉइंट है. इस जंक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? साइनाप्स. Basically, this is a small gap in between the two neurons. So the gap in between the two neurons or the junction between the two neurons is known as synapse. और इसको synapse के साथ साथ synaptic cleft भी बोलते हैं. Synaptic cleft. Cleft means a thing which divides something into two. So cleft दो part में divide कर देता है. ठीक है? Synaptic cleft or synapse. So what is the definition of synapse? I'm repeating. Synapse is the junction और गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन. ठीक है? इज इट क्लियर? अब इसमें टर्म्स, दो और टर्म्स इंपॉर्टेंट है जिनका मतलब पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, बिकॉज दीज टू टर्म्स विल बी रिपीटेड अगले वाले सब टॉपिक्स में. ठीक है? अब ये न्यूरॉन 1 से मैसेज आ रहा है. सपोज ये मैसेज आ रहा है, इट नीड्स टू गो टू N2. न्यूरॉन 2 में वो मैसेज जाना है. न्यूरॉन 2 में मैसेज जाने के लिए उसको इस साइनैप्स से पास करना पड़ेगा. ठीक है? ये साइनैप्स है. आई एम राइटिंग इट हियर, साइनैप्स. ठीक है? ये साइनैप्स से इस यहाँ न्यूरॉन से N1 से मैसेज जाना है N2 तक. यहाँ से मैसेज आया साइटॉन से, एक्सॉन में गया, एक्सॉन से इसके एक्सॉन टर्मिनल में गया, एक्सॉन टर्मिनल से ये साइनैप्स में जाएगा, साइनैप्स से फिर इसके डेंड्रॉन्स में जाएगा, फिर वहां से ये आगे जाएगा, फिर N3 में, न्यूरॉन 3 में जाएगा. तो इसका मतलब है ये साइनैप्स जो है यहाँ इसको पास करके द सिग्नल और द नर्व इम्पल्स विल मूव टू द N2. ठीक है? तो इस साइनैप्स से ऊपर वाला जो न्यूरॉन होगा, द न्यूरॉन विच इज कैरिंग द इम्पल्स, ठीक है, जो इम्पल्स लेके आ रहा है, दैट इज नोन एज प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन. प्री का मतलब है पहले, साइनैप्टिक मीन साइनैप्स से पहले. साइनैप्स से पहले है ना, ये साइनैप्स है. इस साइनैप्स के ऊपर वाला जो न्यूरॉन है दैट इज नोन एज प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन. और ये मैसेज लेके आ रहा है. लेके किसके लिए आ रहा है? N2 के लिए. ठीक है? तो N1 इज नोन एज प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन. और न्यूरॉन साइनैप्स के नीचे वाला जो मैसेज रिसीव करने के लिए तैयार बैठा है दैट इज नोन एज पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन. प्लीज कीप दिस टर्म्स इन योर माइंड. ये टर्म्स भूलना नहीं है, आगे जाके आएंगी बार बार नर्व इम्पल्स जनरेशन में. ठीक है? कंडक्शन में. सो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन इज द न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट अबव द साइनैप्स
and post is which is present below. The one which is receiving the signal is the postsynaptic and one which is giving the signal is the presynaptic neuron. तो तीन terms यहाँ पे मैंने आपको clear किया. What is synapse, what is presynaptic neuron and what is postsynaptic neuron. ठीक है. थर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. ये जो साइनेप्स है, ये जो गैप है, यहाँ से इम्पल्स को भेजना है दूसरे न्यूरॉन में, तो वो गैप को जो क्रॉस कराने में हेल्प करते हैं वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है. जो ये इम्पल्स या ये जो सिग्नल आ रहा है इधर से, उसको ये गैप को क्रॉस करना है. ठीक है. ये गैप क्रॉस करेगा, ये साइनेप्स को क्रॉस करेगा, तभी ये N2 में जाएगा. सो वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या है? दे हेल्प द impulse to move to the next neurons. So they are known as neurotransmitters. Neurotransmitters. What are neurotransmitters if I ask you? These are the chemical substances which help in movement of the impulse. ठीक है. ये केमिकल सब्सटेंसेस बहुत तरह के होते हैं. इसमें एग्जांपल डोपामाइन है, एपिनेफ्रिन है, बहुत सारे. दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर, और हर न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है. तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्लियर है. न्यूरोट्रांसमीटर कैसे एक्ट करता है ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट में, केमिकल साइनेप्स में. ठीक है. तो यहाँ पे हमने साइनेप्स पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर्स. हाँ, एक और चीज इसमें बताना भूल गई. ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है ना न्यूरोट्रांसमीटर. मतलब ब्रिज मतलब ये गैप को जोड़ रहा है. इस दोनों के 1 और 2 के बीच में जो गैप है उसको जोड़ता है ना न्यूरोट्रांसमीटर, इसलिए इसको न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज भी बोला जाता है. दिस इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज. ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट, दो प्रॉपर्टीज है मेन नर्व फाइबर्स की. पहली आती है एक्साइटेबिलिटी. ठीक है. और दूसरी आती है कंडक्टिविटी. एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है? एक्साइटेबिलिटी को इरिटेबिलिटी भी बोलते हैं. व्हाट डज इट मीन? एक्साइटेबिलिटी मीन्स जब कोई भी स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस मतलब सपोज मैंने यहाँ पे जोर से पिंच किया. पिंच करना इज द स्टिमुलस. ठीक है. जब पिंच किया तो वो स्टिमुलस हुआ. उस स्टिमुलस ने क्या किया? यहाँ के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया. दैट एक्टिवेशन इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी. ठीक है. यहाँ इरिटेबिलिटी मीन्स इट इज द activation, you can say it is the activation of the neurons upon receiving the stimulus. That is known as excitability or irritability. ठीक है. So excitability one term में ability to enter into the state of activity, active हो जाना. ठीक है. न्यूरॉन्स का एक्टिव हो जाना, that is excitability और irritability. कंडक्शन क्या है? अब वो एक्साइट हो गए, नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई. अब वो नर्व इम्पल्स को आगे भेजना है, उस मैसेज को आगे भेजना, दैट इज नोन एज कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज. दैट इज कंडक्टिविटी. तो ये जो है नर्व फाइबर्स हैं, इनकी दो बेसिक प्रॉपर्टी है. एक तो वो स्टिमुलस को रिसीव करके एक्साइट होते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो इम्पल्स को आगे भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. ठीक है. अब मैं स्टिमुलस बार बार यूज कर रही हूँ. यू शुड नो व्हाट इज स्टिमुलस और कितना स्टिमुलस है जो इसको एक्टिवेट करेगा न्यूरॉन्स को. ये तो नहीं है ना कि हल्का सा कोई स्टिमुलस लगा तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे. ठीक है. तो इसको क्लियर करेंगे पहले. ये स्टिमुलस है क्या? Stimulus, as per your book, the definition is it is any detectable change in the physical, chemical and natural environment of your body. ठीक है. कुछ भी आपके बॉडी में कुछ फिजिकल चेंज, जैसे सपोज को बहुत गर्मी की जगह पे आप पहुंच गए, बहुत गर्मी है, या बहुत ठंडी की जगह पे पहुंच गए हो. ठीक है. जैसे बहुत ठंड लगती है तो हम ऐसे कर लेते हैं अपनी बॉडी को ऐसे. ठीक है. सरफेस एरिया कम करने के लिए. तो स्टिमुलस है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स को एक्साइट कर पाए. ठीक है. मतलब पिंच किया जैसे, या कोई गर्म चीज पे हाथ लगा बहुत जोर से, तो वो स्टिमुलस है. बहुत ठंडी चीज को हाथ लगा दिया, दैट इज अ स्टिमुलस. हमारा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा. ठीक है. कोई खुशबू आई बहुत अच्छी, हम क्या करेंगे? ऐसे करके खुशबू को सूंघेंगे, दैट इज अ स्टिमुलस. ठीक है. तो these are all stimulus. Stimulus can be physical, it can be chemical, it can be electrical. ठीक है. बट क्या स्टिमुलस की इंटेंसिटी है कि वो हमारी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर पाए? ठीक है.
तो स्टिमुलस की इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस. इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस. इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस का मतलब है कितना पावरफुल स्टिमुलस है. ठीक है. सबसे इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आती है थ्रेश होल्ड स्टिमुलस. थ्रेश होल्ड स्टिमुलस. व्हाट इज थ्रेश होल्ड स्टिमुलस? थ्रेश होल्ड मतलब मिनिमम इतना स्टिमुलस चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो है नर्व इम्पल्स जनरेट हो पाए. द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, दैट इज थ्रेश होल्ड. अगर उससे बहुत वीक स्टिमुलस है, थ्रेशहोल्ड से नीचे का लो सिग्नल है या लो स्टिमुलस है, तो उसको हम बोलते हैं सब लिमिनल स्टिमुलस. सब लिमिनल मीन्स वीक स्टिमुलस. वीक, कमजोर स्टिमुलस, मतलब इतना कमजोर है कि उसने नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट किया. दैट इज नोन एज सबलिमिनल. और दूसरा इसका ऑपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस. उसको बोलते हैं सुपरालिमिनल. सुपरालिमिनल मीन्स स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस. स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो ऑब्वियसली नर्व इम्पल्स जनरेट होगा ही होगा. ठीक है. तो दीज आर द थ्री टर्म्स जो स्टिमुलस में आपको याद रखनी है. थ्रेशहोल्ड, मिनिमम स्टिमुलस जितना चाहिए एक इम्पल्स जनरेट करने के लिए. सबलिमिनल पे इम्पल्स जनरेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. सबलिमिनल मतलब वीक स्टिमुलस है, वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाएगा. सपोज आपको ऐसे हल्का सा मैंने मारा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको. जोर से मारूंगी तो फर्क पड़ेगा. ठीक है. मतलब वो आपको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिला है. वीक स्टिमुलस मिला तो इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ. सुप्रालिमिनल मीन्स स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस. ठीक है. सो दीज आर द थ्री टर्म्स. उसके बाद एक समेशन इफेक्ट आता है. समेशन इफेक्ट का मतलब है, मैं लिख रही हूँ समेशन. समेशन देखो नाम से ही हमने सीखना है कि क्या है इसका मतलब. समेशन. समेशन का मतलब है कुछ तो एडिशन हो रहा है यहाँ पे. समेशन इफेक्ट. समेशन इफेक्ट को ऐसे समझेंगे, सपोज यू आर सिटिंग इन अ क्लास. क्लास में जो आपके पीछे फ्रेंड बैठे हैं वो आपको हल्का से उसने ऐसे आपको पेन के साथ पोक किया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बहुत हल्के से पोक किया, पता भी नहीं चला. ठीक है. नो रिस्पॉन्स, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क. पर वो क्या कर रहा है, हल्का 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 आपको पोक करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है. मतलब आपको वीक स्टिमुलस देता जा रहा है, देता जा रहा है. वीक स्टिमुलस 1, वीक स्टिमुलस 2, वीक स्टिमुलस 3, 4, 5, 6. अल्टीमेटली क्या होगा, आप इरिटेट हो जाओगे, पीछे मुड़ोगे, उसको डांटोगे. मतलब आपने रिएक्ट किया. ठीक है. तो इसका मतलब है उसका वीक स्टिमुलस ही था पर उसने इम्पल्स जनरेट कर दिया. कैसे? समेशन मींस वो वीक स्टिमुलस बार 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 आ रहा था, इसलिए उसकी इंटेंसिटी जो थी वो एड अप हो गई एंड इट हैज गिवन अ रिस्पॉन्स और जनरेशन ऑफ द इम्पल्स. दैट इज नोन एज summation effect. Got it? When a weak signal is coming frequently one after the other and it is able to generate an impulse, that is known as the. In the last video I talked about the summation effect. ठीक है. summation effect से आगे I'll continue now. summation effect थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ. summation effect was when a weak stimulus is coming continuously to us and now the sum of the stimulus has this intensity of the stimulus has been added up and it has now the capacity to generate the impulse, that is known as summation effect. ठीक है. बार बार इम्पल्स आता जा रहा है, वीक वीक वीक, और वो ऐड होके एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस बना देता है. दैट इज समेशन इफेक्ट. नेक्स्ट इज ऑल और नन लॉ. ऑल और नन लॉ क्या बोलता है? ऑल और नन लॉ सेज या तो इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगी, वीक स्टिमुलस है. ठीक है. सबलिमिनल स्टिमुलस है, वीक स्टिमुलस है, इम्पल्स नहीं जनरेट करेगा. और अगर एक बार इम्पल्स जनरेट हो गया तो इट विल बी कैरिड टू द डेस्टिनेशन. वो अपने एंड तक पहुंचा के रहेगा उस इम्पल्स को. ये नहीं कि इम्पल्स रास्ते में रुक जाएगी, भाई अभी तो मैं थक गई, अभी आगे नहीं मैं मैसेज लेके जा सकती. इट विल नॉट हैपन. either the impulse will not be generated. If the impulse has been generated, it will cross the entire length of the neuron और अपने destination पे it will reach. That is all or none law. ठीक है. I'll read the definition from the book. एक बार देखते हैं all or none law. All or none law. The nerve will either conduct the impulse along its entire length, या तो पूरी लेंथ के अराउंड अपनी इम्पल्स को कंडक्ट करेगा, और will not at all conduct the impulse, या तो इम्पल्स कंडक्ट करेगा ही नहीं. इन केस ऑफ सबलिमिनल और वीक स्टिमुलस, अगर वीक स्टिमुलस है तो इम्पल्स को वो जनरेट ही नहीं करेगा, कंडक्ट भी नहीं करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड के ब्रैकेट में जस्ट राइट डाउन रिकवरी पीरियड. ठीक है. रिकवरी पीरियड है.
रिकवरी पीरियड का क्या मतलब है, एक कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स ने एक्टिवेट हुए, इम्पल्स जनरेट किया, इम्पल्स जनरेट हुआ, आगे कंडक्ट हुआ, पर साथ के साथ ही दूसरा एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, मतलब किसी ने एक थप्पड़ मारा, साथ में दूसरा थप्पड़ भी दे मारा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको दूसरे थप्पड़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी पहला का अपने उसने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड, time interval during which a nerve fails to respond to a second stimulus। वो टाइम जब वो नर्व दूसरे स्टिमुलस को नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो, और ये रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत बड़ा नहीं होता, इट इज जस्ट अबाउट 1 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड मीन्स 10⁻³ सेकेंड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड है कि एक स्टिमुलस आया, नर्व ने अपना इम्पल्स जनरेट किया, कंडक्ट किया, दूसरा साथ के साथ आ गया, तो इतना वो टाइम लेगा, इतना गैप लेगा दूसरे को रिस्पॉन्ड करने के लिए। देन कम्स द साइनेप्टिक डिले। डिले का नाम से समझ आएगा, साइनेप्टिक डिले मीन्स देरी हो रही है साइनाप्स की वजह से, ठीक है, तो इतना याद रखना है, साइनेप्टिक डिले मीन्स डिले ड्यू टू साइनाप्स। साइनाप्स इज द गैप, तो गैप क्रॉस करने में जो देरी लगती है, एक न्यूरॉन से मैसेज आना है दूसरे न्यूरॉन में, और जो गैप साइनैप्स को क्रॉस करने में जो देरी लगती है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक डिले। आई एम रीडिंग इट। द इम्पल्स रिक्वायर्स अबाउट 0.3 to 0.5 milliseconds टू क्रॉस ए साइनैप्स। उस गैप को क्रॉस करने के लिए इम्पल्स को कितना टाइम लगाना पड़ता है, 0.3 to 0.5 milliseconds का, ठीक है। ये टाइम लगता क्यों है? This time is required for the release of neurotransmitters from the axon terminal। जो नीचे axon terminal पे neurotransmitters होते हैं वो रिलीज होंगे तभी वो गैप क्रॉस होगा। मैंने आपको बताया था ना न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, एक थोड़ा सा दोबारा बताती हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्रिज को, जो ये गैप है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसको ओवरकम करने के लिए ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। मतलब एक मैसेज आना है न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में, बीच में गैप है, उस गैप को क्रॉस करने के लिए ब्रिज का काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं तभी वो ब्रिज बनाते हैं। ये कैसे होता है आई टेल यू। तो उस चीज में जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज साइनेप्टिक डिले। नेक्स्ट आता है साइनेप्टिक फिटीग, ठीक है। फिटीग का मतलब क्या है, थक जाना, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था साइनेप्टिक डिले, डिले मतलब देरी हो जाना, फटीग का मतलब है थक जाना। क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स हॉल्ट टेम्परेरीली। हॉल्ट का मतलब है रुक जाती है। कहां पे रुक जाती है, साइनेप्स पे रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब एक इम्पल्स को उसने पास करवाया न्यूरोट्रांसमीटर ने, न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गया, ठीक है। तो उस खत्म होने की वजह से जो थोड़ा टाइम लगता है दैट इज नोन एज साइनेप्टिक फटीग, ठीक है। नेक्स्ट आपको वेलोसिटी का है। वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का मतलब है कितनी स्पीड से द इम्पल्स इज मूविंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स है दैट यू नीड टू रिमेंबर। पहली चीज, द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulse is higher in case of myelinated neurons। myelinated means जिनके अराउंड माइलिन शीथ होगी। जिनके अराउंड माइलिन शीथ होती है उन न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फास्ट होता है। क्यों होता है इसको भी देखेंगे डायग्राम के थ्रू। देखो, जैसे दिस इज द माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। माइलिनेटेड मतलब ये माइलिन शीथ थी, ठीक है, और ये क्या थे इसमें, नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर मीन्स जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ठीक है। अब माइलिनेटेड एक्सॉन्स में वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स इज फास्ट। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि उसमें जो इम्पल्स है जंप करती है, एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे जंप करके बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। नोड्स ऑफ रैनवियर से जंप करती है, इधर से नहीं जाएगी वो, यहां से इम्पल्स जंप करके जाती है। इसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन मीन इम्पल्स जो है माइलिनेटेड एक्सॉन में इट क्रॉसेस द नोड्स ऑफ रैनवियर। तो जिन भी न्यूरॉन में माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे उनमें वेलोसिटी तेज होगी इम्पल्स की आगे जाने की एज कंपेयर टू द नॉन माइलिनेटेड में, ठीक है। दूसरा, जो ये ज्यादा लंबे न्यूरॉन्स होते हैं और ज्यादा थिक वाले होते हैं उनमें वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फास्टर एज कंपेयर टू द दिस शॉर्टर वंस, ठीक है। और ये माइलिनेटेड का टोल्ड यू नोड्स ऑफ रैनवियर से ज्यादा है, सो फास्टर रहता है। सो दिस इज अबाउट द वेलोसिटी। एक और चीज इसमें याद रखना है
कि होम्योथर्म्स मीन्स ऐसे एनिमल्स या ह्यूमंस, हम लोग भी जो वार्म ब्लडेड होते हैं, मीन उनकी बॉडी का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। उसके ऑपोजिट होते हैं पायोकिलोथर्म्स, जिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता रहता है, जैसे फिश हो गई, फ्रॉग हो गया, ठीक है, उनमें नर्व इम्पल्सेस थोड़ी स्लो जाती हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल में नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन जो है उनकी वेलोसिटी थोड़ी फास्ट होती है। तो ये 3 चीजें याद रखनी है, वेलोसिटी किसमें फास्ट होती है और किसमें कम होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ साइनैप्स। टाइप्स ऑफ साइनैप्स, टाइप्स ऑफ साइनैप्स में हमने 2 तरह के साइनैप्स करने हैं। टाइप्स में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल, और दूसरा आता है केमिकल, केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का मतलब है कि इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अपने आप चली जाती है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर मतलब केमिकल कोई नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक करंट की तरह वो फ्लो करती जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। और इनमें जो साइनैप्स होता है वो छोटा होता है, मतलब जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जो गैप होता है, दैट इज स्मॉलर। ये हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जहां पे होगा वहां पे गैप छोटा होगा। नॉर्मली मैंने आपको कितना बताया था, 20 to 30 नैनोमीटर। इनमें कितना होता है, 3.8 नैनोमीटर का गैप, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इतना होता है। और इसमें ये कोई भी केमिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिसेप्टर्स नहीं चाहिए होते हैं। और इलेक्ट्रिक साइनैप्स वहां पे होता है जहां हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए। सपोज जोर से बॉल फेंका, आपको इमीडिएटली ऐसे होना है, ठीक है, तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए। ये नहीं आप सोचते बैठोगे, आगे से ट्रेन आ रही है, आप सोचते तो नहीं बैठोगे ना कि मैं ट्रेन को निकलने दूं, पहले ऊपर से देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है। सो यू हैव टू गिव द इमीडिएट रिस्पॉन्स, यू हैव टू मूव योर सेल्फ इमीडिएटली। तो इलेक्ट्रिक साइनैप्स वहां पे यूज होते हैं वेयर इमीडिएट रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जहां पे भी इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए वहां पे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं। इलेक्ट्रिक साइनैप्स का क्या पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे कोई भी केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स की, केमिकल मैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैकेनिकल कैरियर्स और चैनल्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स जो है वो पहुंचता जाता है, दैट इज केमिकल साइनैप्स। दूसरा सॉरी दैट इज इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। दूसरा आता है केमिकल साइनैप्स। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब फटाफट से हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है कैसे होते हैं। मैं एक बार फिर से डायग्राम बना रही हूँ। ये था नर्व एंडिंग थी ना, यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स का क्या मतलब होता है, वेसिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना एक्सॉन टर्मिनल्स, ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, एंडिंग्स है। इन एंडिंग्स पे यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। इन वेसिकल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे ये गैप होगा जिसको हम साइनैप्स बोलते हैं, यहाँ पे न्यूरॉन 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल ऐसे बनाती हूँ, पहले न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, बीच इनमें ये जो है वेसिकल्स, इसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आई हैव टोल्ड यू। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये सिग्नल को इस गैप को पास कराने में हेल्प करते हैं। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। अब कैसे करते हैं, फटाफट से सिंपल प्रोसेस समझना है। जैसे ही सिग्नल इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पहुंचती है ये वेसिकल्स के पास, इसको साइनेप्टिक, ये जो है टर्मिनल एंडिंग में यहाँ पे जो वेसिकल्स है, जब ये इम्पल्स इनके पास पहुंचती है तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं, दे बिकम एक्टिवेटेड। तो वो कैल्शियम चैनल्स क्या करते हैं, ये जो गैप है इस गैप में से कैल्शियम को अंदर लेना शुरू कर देते हैं। मतलब कैल्शियम कहाँ जाना शुरू कर देता है, वेसिकल्स के पास, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और अंदर यहाँ पे एक्सॉन के यहाँ पे एंडिंग में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे कैल्शियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ता जाता है, ये जो वेसिकल्स होते हैं ये इसकी मेम्ब्रेन के साथ आके जुड़ जाते हैं। अंदर से ये सेंटर में से निकल जाते हैं और यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ आके जुड़ जाते हैं। सी दिस, यहाँ पे वेसिकल था, यहाँ से ये मूव कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इस वेसिकल के अंदर क्या स्टोर था, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें से रिलीज हो जाएंगे, दे विल बी रिलीज्ड। और जब वो रिलीज होंगे, वो रिलीज होके अगले न्यूरॉन्स के ऊपर, अगले न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, उसके ऊपर जुड़ जाएंगे और जुड़ के वो इम्पल्स को अगले की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से केमिकल ट्रांसमिशन और केमिकल साइनैप्स होता है विच इज ड्यू टू द न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। अभी इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो, एंड डू लाइक एंड डू पुट योर कमेंट्स इन द वीडियो। मुझे बताइए इफ यू नीड एनी अदर थिंग, एनी अदर टॉपिक,
और कुछ और डिटेल में इफ यू वांट तो प्लीज कमेंट।